Hello students, welcome back to Prepon. Let us do certain MCQs on Indian polity. We have done a few questions 2 days back. बहुत यूजफुल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर कराते हैं. वेरी यूजफुल फॉर CSE prelims 2021 and other exams like EPFO. So let us do certain questions. Consider the following statements. All the officers and servants serving in the Supreme Court are appointed by the President on the advice of CGI. जितना भी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट में होता है वो उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सच पर्सन्स, मतलब हु आर वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट. यहाँ सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की बात हो रही है, जजेस की बात नहीं हो रही है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, तो जो नॉन जुडिशियल स्टाफ होता है तो वो उनकी बात हो रही है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस सुप्रीम कोर्ट की होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ यूनियन बजट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है? तो एज पर आर्टिकल 146, it is not President of India, it is CGI who himself appoints all the staff working in Supreme Court. He is the appointing authority. He is the appointing authority also. तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता है अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट के जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, दे आर डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट बाय द प्रेसिडेंट. याद रखेंगे, ये बात सही है. जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, उस स्टाफ की जो सैलरी वगैरह होती है या सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं, ये यूनियन बजट का पार्ट होते हैं. चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, मतलब डिस्कसेबल है, वोटेबल नहीं है. तो आंसर इज 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, बी इज द आंसर. देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाय द CGI. The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, etc., shall be charged upon the CFI, and any fees other money is taken by the court shall form of that fund. मतलब CGI के CFI, जो CFI फंड होता है जिसमें बजट उसका पार्ट बन जाता है CFI का, तो वो जिसका जो CFI पे चार्ज होता है फंड, वो चार्ज वो जो है डिस्कसेबल होता है, नॉन वोटेबल होता है, उसे कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर. मतलब इस पे बहस हो सकती है लेकिन वोट नहीं होगा, पार्लियामेंट्री वोट नहीं होगा, जो तय हुआ है वो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में नहीं करना है. द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पहला स्टेटमेंट. The law mentions the phrase political party and also provides its definition. ये लॉ है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी फ्रेज मेंशन्ड है और ये भी बताया गया है कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी. तो एज यू नो 1980s में जब डिफेक्शंस ज़्यादा होने लगे थे और सरकारें गिरने लगी थी सिर्फ इसलिए कि कुछ मेंबर्स यहाँ से वहाँ चले जाते थे, दल बदल कर लेते थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट पास्ड एंटी डिफेक्शन लॉ added by 52nd Amendment Act 1985 in the Constitution Schedule 10. Schedule 10 से ये जोड़ा गया था संविधान में और जिससे दल बदल को थोड़ा रोकने की कोशिश की गई है ताकि स्टेबल गवर्नमेंट्स बन जाएं. अब ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अप्लाई नहीं होता है. यस, इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. स्पीकर डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. स्पीकर पे नहीं लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ. फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर बनने के बाद ऐसा हो सकता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दे, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से इस्तीफा दे दे, फिर भी उसकी मेंबरशिप रहती है. लेकिन अगर और कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे देता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो ये सभी पे अप्लाई नहीं होता है, बिल्कुल सही है, स्पीकर पे अप्लाई नहीं होता. ये बात सही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी फ्रेज पहली बार मेंशन हुआ है संविधान में, तो शेड्यूल 10 में हुआ है, लेकिन ये लॉ पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं देता. पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इलेक्शन लॉ में है, RPA में है,
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट में है, इसमें नहीं है। हाँ, ये बात सही है, पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है, तो ए इज करेक्ट आंसर, बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाफ इनकरेक्ट है, डेफिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है। देखिए, consider the following statements. The President's recommendation is a necessary constitutional requirement to introduce certain bills. President's recommendation is a necessary constitutional requirement to introduce a certain bills. राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संविधान संशोधन कुछ सर्टेन बिल्स हैं जो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन नॉट हैव रिकंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय बोथ द हाउसेस। तो देखिए कौन सा सही है। कुछ बिल्स में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, कुछ बिल राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 3 में, जिसमें पार्लियामेंट राज्य बना सकता है, उसे छोटा कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो ये राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन होती है। मनी बिल है, आर्टिकल 110 में मनी बिल है, वो भी राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना शुरू नहीं होता। तो ये बात सही है, कुछ बिल्स में चाहिए होती है, हर बिल में नहीं चाहिए होती। और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा राज्यसभा पास कर दें तो राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसे उन्हें वापस भेजें रिकंसिडरेशन के लिए। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, तो सी इज द आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द आंसर। President recommendation is required on the following bills under Article 3, Money Bill, certain financial bills under Article 117. Article 274, prior recommendation of President required to bills affecting taxation in which states are interested. कुछ ऐसे bills जिनमें taxation में states भी मिली हुई हैं, वो भी affect हो सकती हैं, वो भी President is bound to give assent to a amendment bill passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। आसान सा क्वेश्चन है, इनमें कौन सा बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। संविधान संशोधन विधेयक, सर्टेन फाइनेंशियल बिल्स, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल। कौन सा नहीं हो सकता। संविधान संशोधन विधेयक आइदर हाउस में हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा। कुछ फाइनेंशियल बिल्स होते हैं जो क्लास ए के होते हैं, आर्टिकल 117 क्लास 1, वो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते। प्राइवेट मेंबर्स बिल दोनों हाउसेज में हो सकते हैं। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। हेंस 2 and 4 ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो डी इज द आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स which are introduced, certain bills which are introduced in Lok Sabha then follows the path of an ordinary bill। तो कुछ फाइनेंशियल बिल्स होते हैं जिनमें, फाइनेंशियल बिल्स वो बिल्स होते हैं जिनमें मनी बिल्स के भी कुछ प्रोविजंस हो और कुछ नॉन मनी बिल्स के प्रोविजंस भी हो, वो कहलाते हैं फाइनेंशियल बिल्स। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और उसके साथ साथ कुछ मनी बिल के मैटर भी जोड़ दिए तो वो हो जाएगा फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो 2 और 4 फाइनेंशियल बिल क्लास 1 एंड मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about Supreme Court. Only the Supreme Court has the powers of advisory jurisdiction. पहला statement, advisory jurisdiction is exercised by a bench comprising not less than 5 judges. So इनमें से कौन सा correct है बताइए। Yes, only Supreme Court has power of advisory jurisdiction. Supreme Court acts as an advisor to the government of India. Under 143, राष्ट्रपति can ask for advice of the Supreme Court on a presidential reference. किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ही मांग सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जब दिया जाता है तो कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। 5 जजेस की बेंच से कम एडवाइस नहीं दे सकती है, कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जिस मुद्दे जिस रेफरेंस पे मांगी जाती है उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात आती है इसका मतलब आर्टिकल 143 पे भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई राय सुप्रीम कोर्ट से कोई राय मांग रही है। इवन राज्य के मुद्दों पे भी राय मांगनी है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मांगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क फॉर एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल
143. Any such advice given by the Supreme Court shall be given by a bench comprising not less than 5 judges. ये constitutional conditions है. Under 143, the Supreme Court may provide advice to the Union Government on presidential reference which may include issues of states as well. As per Article 145, only a संवैधानिक खंडपीठ can provide advice on a presidential reference. आज तक 15 PR आ चुके हैं राष्ट्रपति के पास, लास्ट 2G इशू पर हुआ करता था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. 15 बार 143 का इस्तेमाल हो चुका है. Next question. In which of the following cases jurisdictions or jurisdiction is not exclusive to the Supreme Court as per constitutional provisions? इनमें से कुछ मुद्दे पर jurisdiction सुप्रीम कोर्ट का है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव है संविधान के अनुसार. Cases between union and states over water disputes, मतलब वाटर डिस्प्यूट्स है अगर राज्य सेंटर और स्टेट के बीच में, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. केसेस बिटवीन स्टेट्स ओवर वाटर डिस्प्यूट, राज्यों के बीच में कावेरी के लेके मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा सिर्फ. अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर ऐसा कुछ है तो ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन लुक इनटू द इशू. या इशूज ब्रॉट टू इट थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन, इशूज ब्रॉट टू स्पेशल लीव पिटीशन. तो इनमें ओनली 4 इज द थिंग विच इज एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 136 में कोई भी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है. तो अगर ऐसा ये आपने एप्लीकेशन दी कि इट इज सुप्रीम कोर्ट शुड लुक इनटू द इशू, आई हैव बाईपास्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आई हैव बाईपास्ड हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड, इट कैन टेक द इशू फॉर इट्स ओन कंसिडरेशन. तो ये सही है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है. लेकिन बाकी तीनों में सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है. हाई कोर्ट के पास भी होता है. इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, जैसे कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल है, कृष्णा गोदावरी ट्रिब्यूनल है, बनाई जाती है. तो 4 इज द आंसर. 4 is the answer. Water disputes are not included in the original jurisdiction of Supreme Court, but as per Article 136, any issue from any court can be brought to Supreme Court through special leave petition. So this is the answer. D is the answer. Water disputes के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 में दिया जाता है, जिसमें वो राज्यों के बीच की इशू सॉल्व कर सकते हैं, बट वाटर इश्यूज को छोड़कर, या यूनियन और स्टेट के बीच की इशू को सॉल्व कर सकते हैं. वाटर इश्यूज एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, वो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए नोटिस सबमिटेड इन द हाउस फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ध्यान से सुनेंगे. A notice submitted in the House for the removal of a Supreme Court judge may not be admitted by the Speaker or Chairman if the charges are not substantial. अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो राज्यसभा या लोकसभा में मेंबर्स नोटिस देंगे. लोकसभा में देंगे तो स्पीकर को देंगे, राज्यसभा में देंगे तो चेयरमैन को देंगे. तो जब भी ऐसा नोटिस दिया जाता है तो हो सकता है स्पीकर और चेयरमैन इसको एक्सेप्ट ना करें अगर चार्ज सब्सटेंशियल नहीं लगते उसको. पहला स्टेटमेंट. The submission of a notice is a constitutional condition for removal of a judge of a Supreme Court. और ये नोटिस देना संवैधानिक रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा तो एक नोटिस दिया जाएगा. मेंबर्स, अगर लोकसभा स्टार्ट कर रहा है तो नोटिस को 100 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा. अगर राज्यसभा नोटिस स्टार्ट कर रहा है तो 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा. मतलब आइदर हाउस कैन स्टार्ट द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं. लोकसभा शुरू करेगा नोटिस तो 100 मेंबर साइन करेंगे तो नोटिस एक्सेप्टेबल हो सकता है. राज्यसभा शुरू करेगा तो 50 मेंबर. बट दिस इज एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट, नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जजेस इंक्वायरी एक्ट की कंडीशन है. और अगर लगता है कि चार्जेस सब्सटेंशियल नहीं है, चार्जेस में कोई दम नहीं है, तो स्पीकर चेयरमैन नोटिस को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं. नथिंग एक्सेप्शनल, नथिंग सब्सटेंशियल कैन बी डन बाय रिव्यू ऑफ द कोर्ट देन. तो ये हो सकता है जैसे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू बीइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिजेक्टेड द नोटिस सबमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फॉर रिमूवल ऑफ CGI अ फ्यू इयर्स बैक. ना CGI पे चार्ज लगाया था तो वो उन्होंने वापस कर दिया था कि इसमें कोई दम नहीं है, चार्जेस सब्सटेंशियल नहीं है. बट दिस इज कंडीशन ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट. और ये संवैधानिक जरूरत नहीं है, ये एक लॉ की जरूरत है. संविधान में ऐसी कोई कंडीशन लिखी हुई
नहीं है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, ए इज द आंसर, सेकंड इज नॉट करेक्ट। A notice is submitted in either of the houses if Lok Sabha, it should be backed by 100 members. Rajya Sabha, it should be backed by 50 members. These conditions are prescribed by Judges Inquiry 1968, not in the Constitution. 18 में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिड नॉट एक्सेप्ट द नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ द देन सीजीआई। उस समय जो सीजीआई थे उनको हटाने का नोटिस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव पावर्स टू इशू रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पावर्स हैं कि वो किसी भी राइट के वायलेशन के केस में रिट्स जारी कर सकते हैं। द पावर टू इशू रिट्स कैन बी ग्रांटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पावर टू इशू रिट्स कैन बी ग्रांटेड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर निचली कोर्टों से रिट जारी करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप बताएंगे? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स इन द केस ऑफ बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। तो हाई कोर्ट तो फंडामेंटल राइट के केस में भी रिट्स जारी कर सकता है आर्टिकल 226 में। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और अगर निचली कोर्टों को भी ये पावर देनी है, रिट्स जारी करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को नहीं है। रिट्स आर इशूड फॉर इन द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स बाय द हाई कोर्ट्स। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ये पावर देनी है तो ये पावर पार्लियामेंट लॉ बना के देगा, सुप्रीम कोर्ट ये पावर नहीं दे सकता। हेंस स्टेटमेंट डी, नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। सॉल्यूशन इज डी। Next question. There is a constitutional guarantee for a state to have a separate high court of its own. ये संवैधानिक गारंटी है हर राज्य के लिए कि हर राज्य के लिए अलग से हाई कोर्ट होगा। पहला स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को जोड़ सकता है किसी राज्य के या किसी यूनियन टेरिटरी से। ऐसा हो सकता है, देखते हैं। देयर इज नो गारंटी फॉर ए स्टेट टू हैव इट्स सेपरेट हाई कोर्ट। हर राज्य के लिए हाई कोर्ट तो होगा। आर्टिकल 214 में लिखा है देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट देयर इज नो गारंटी दैट देयर शैल बी अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य या किसी भी यूनियन टेरिटरी को किसी हाई कोर्ट से जोड़ सकता है, ये पार्लियामेंट करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो सकता है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, 4 राज्यों के लिए है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी है, गोवा के लिए भी है। तो ये पार्लियामेंट करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता लॉ बनाकर। दिस इज डन बाय मेकिंग अ सूटेबल लॉ। सो इनमें से दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है। Any such extension can be given by Parliament under Article 230 and Article 231. और ये हर राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, हर राज्य के लिए सेपरेट हाई कोर्ट होना गारंटी के तौर पे नहीं है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट कोलेजियम। हाई कोर्ट के जजेस को अगर राज्य के गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं और स्टेट हाई कोर्ट कोलेजियम से बात करके। पहला स्टेटमेंट, द जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। सुप्रीम हाई कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से बात करके, है ना। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, ये गलत हो गया। और हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर फ्रॉम हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो अपॉइंट होके ही जाता है, ट्रांसफर होके नहीं जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत है। 216 में हाई कोर्ट होगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ए जज, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। राष्ट्रपति सीजीआई से बात करके एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर कर सकते हैं।
Next question. A retired judge of a Supreme Court cannot hold any constitutional post before lapsing of a cooling off period. मतलब ये हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो उनको पास करना पड़ता है इससे पहले कि वो कोई संवैधानिक पद ले पाए। ऐसी कंडीशन पहला हो गया। दूसरा, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन नॉट एक्ट एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट, और हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऐसी कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई कंडीशन है नहीं, लेकिन बात चल रही है। जैसे पिछली बार सीजीआई गोगोई रिटायर हुए और राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए, तो यहाँ लगता है कि जुडिशरी अगर ऐसा होने लगेगा, जुडिशरी फिर बायस के साथ काम करने लगेगी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अभी कूलिंग ऑफ पीरियड की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन ऑक्यूपाई एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और हाई कोर्ट का जज वकालत कर सकता है किसी भी ऐसे कोर्ट में जहां पर वो उस हाई कोर्ट उस कोर्ट में जहां पे वो जज बन के काम जिसने नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। No such cooling off period is prescribed. A retired high court judge can act as advocate in Supreme Court and in those high courts where he hasn't been a permanent judge. जिन हाई कोर्ट्स में वो जज नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन कट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कम कर सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 for the cases other than those related to fundamental rights if parliament provides so. देखिए, the parliament can curtail the jurisdictions of supreme court, गलत है। parliament can enlarge, parliament supreme court का jurisdiction enlarge कर सकता है, कभी curtail नहीं कर सकता। supreme court can issue writs mentioned in article 32 for the cases other than fundamental rights if parliament provides so. तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आर्टिकल 32 में एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डिनरी केसेस में भी रिट जारी करवानी है तो पार्लियामेंट परमिशन देगा, तो ऐसा हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट power to issue directions, orders, writ including writs in the nature of habeas corpus, etc., for the purposes other than those mentioned in clause 2 of article 32. आर्टिकल 139 में लिखा है कि आर्टिकल 32 से अलग जो मुद्दे हैं उन पे अगर देना है तो ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में लिखा है कि और कोर्ट्स को भी, आर्टिकल 32 में लिखा है कि और कोर्ट्स को भी अगर रिट जारी करने की पावर देनी है तो पार्लियामेंट बाय लॉ दे सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को देनी है रिट जारी करने की पावर नॉन फंडामेंटल राइट केसेस पर तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 139 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका में लीड टू सोशल जस्टिस, एक्टिव सिविल सोसाइटी एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। बहुत ध्यान से सोचिए, जनहित याचिका अगर ये इस्तेमाल होती है जैसे कि आजकल खूब होती है, में लीड टू सोशल जस्टिस, एक्टिव सिविल सोसाइटी एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस, इनमें कौन सा सही है आप बताइए। जनहित याचिका, यहीं से पता लग रहा है कि सोशल जस्टिस तो होगा ही होगा। पीआईएल सिस्टम लेट 1970s या अर्ली 80s में शुरू हुआ। जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती ने इसको शुरू किया। पर्टिकुलरली जस्टिस पीएन भगवती ने इसको शुरू कर दिया था 1985 के आसपास। ये फॉर्मली शुरू हो गया था, मतलब किसी भी इशू को कोर्ट के सामने ला सकते हैं, मतलब वॉइसलेस को वॉइस देने का तरीका है। जो वॉइसलेस हैं, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोर्ट में अपनी बात को ला पाए, तो जनता के फायदे के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनके मुद्दों को कोर्ट में लाने का इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ऑब्वियसली ऐसा तब होगा जब सिविल सोसाइटी एक्टिव होगी। जो लोग वॉइसलेस है, वीकर सेक्शंस हैं, उनकी लिए परवाह करते हैं कि यहाँ पर पानी में आर्सेनिक है, सोसाइटी की बात है, यहाँ पर बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, यहाँ महिलाओं की कंडीशन खराब है, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये जनता के इश्यूज हैं और जनता खुद नहीं ला पाती तो उनके बिहाफ पे कोई एक्टिव सिविल सोसाइटी एनजीओ वगैरह ले आता है। ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि अगर पीआईएल बहुत सारे आने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस हो जाएगी। इन्हीं केसेस को सुनने में कोर्ट ज्यादा लग जाएगी, तो पीआईएल
ये हो सकता है, ये एक वजह बताई भी गई है जुडिशियल रिफॉर्म्स में जब बात होती है कि बहुत ज़्यादा पीआईएल आने की वजह से केसेस पेंडेंसी में चले जाते हैं, रेगुलर काम थोड़ा सा पिछड़ जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो जाता है। फ्रिवोलस पीआईएल्स होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होते हैं, उसमें वो कई बार सजा भी दे देती है। अभी अखबार में आप पढ़ते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को बोला कि 50,000 की पेनल्टी लगाई जाती है, आप क्यों बेवजह का केस लेके चले आए। तो ये तीनों ही सही है। पीआईएल it leads to all of those as issues of weaker sections can be brought to the courts, which may further result in policy making by the government on the issue. Obviously, an active civil society is necessary condition मैंने explain कर दिया आपको. Too much use of it for petty issues may lead to pendency of cases. Obviously, जब PIL ज़्यादा आएंगी तो कोर्ट रेगुलर मुद्दे नहीं सुन पाएगा, पेंडेंसी हो जाएगी. Next question. A member is disqualified under the provisions of anti-defection law by the president on the advice of election commission. पहला स्टेटमेंट, किसी भी एमपी एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबरशिप ऑफ द हाउस से, बट एडवाइस ली जाएगी इलेक्शन कमीशन की. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिफेक्शंस फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर. एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो इशू डेवलप होता है उसे इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है. तो इनमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. A member is disqualified under the provisions of anti-defection law by speaker or chairman of Rajya Sabha. वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, नॉट by president on the advice of election commission. तो ये गलत हो जाता है. इलेक्शन कमीशन इसको रिजॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिफेक्शन, इलेक्शन कमीशन इन इश्यूज को नहीं करता है. इसको अगर पार्लियामेंट करता है, स्पीकर चेयरमैन करते हैं, वो ट्रिब्यूनल बन जाते हैं उस समय, उनके पास सारी पावर्स हैं. Under anti-defection law, this power is vested in the speaker or chairman. Election commission has no such power in case of defections. Anti-defection law के केसेस में फिर जो है, जो स्पीकर है लोकसभा का, राज्यसभा के चेयरमैन है, वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं, क्वाशी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करते हैं. फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर कोर्ट हुआ ही करते हैं, फिर इशू कोर्ट के पास चली जाती है. Which of the following may result if the simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies are made mandatory. जैसे बात चल रही थी 4-5 साल से, अगर लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ करा दिए जाएं तो इनमें से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसका रिजल्ट हो सकता है अगर मैंडेटरी कर दिया जाए कि साथ साथ होंगे. ह्यूज इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ये तो उल्टा हो गया, बल्कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो पहला गलत हो जाता है. डायल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, यहाँ ये हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कोई गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनाई गई है और उसकी बहुमत खत्म हो गया है 5 साल से पहले, लेकिन चूंकि इलेक्शन उसका क्लब कर दिया गया है कि लोकसभा के साथ साइमल्टेनियसली होगा, तो बेवजह वो गवर्नमेंट चलाई जाएगी क्योंकि वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि इन राज्यों का इलेक्शन लोकसभा के साथ ही होगा, इसलिए वो अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट हो जाएगी. मतलब उसको बहुमत नहीं है, फिर भी वो सरकार में रहेगी क्योंकि उस पीरियड का वेट करेगी, क्योंकि इलेक्शन साथ साथ होना कंपलसरी हो गए. यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, वो डाइल्यूट हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट तो होगी ऑब्वियसली, जब हम इसे वो कर देंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी हुआ करेगी. तो 2-3 आंसर हो जाते हैं. ऑब्वियसली जब ये तय हो गया कि भाई 2.5 साल से या 5 साल से पहले गवर्नमेंट नहीं, 2.5 साल से पहले भी अगर कोई भी क्लॉज बना लें कि 5 साल तक ये गवर्नमेंट बन गई है, नहीं हटेगी, या कुछ राज्यों का इलेक्शन इस समय हो जाएगा, कुछ राज्यों का इस समय हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई भी साइकिल बना लें, तो ऑब्वियसली जब ऐसा कर दिया जाएगा कि सरकार स्टेबल रहेगी, तो मतलब नहीं गिराई जा सकती इससे पहले, तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यस इट मे बिकम वन ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट. तो इसका आंसर हो जाता है डाइल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट. ये 2 और 3 हो जाता है, ये नहीं होता है पहला. If a government loses on vote of no confidence, it still remains in office to meet the requirements of simultaneous elections, which means that such government does not have people's mandate to remain in office as it cannot fulfill the principle of collective responsibility. So, आपकी समझ में आ गया होगा. This is all about for questions today. इलेक्शन साथ साथ करने से फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. नुकसान ये है कि फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार को पता है कि 2.5 साल से पहले या 5 साल से पहले तो हमको हटा सकते नहीं है, इसका मतलब उसके बाद बहुमत नहीं है, फिर भी वो सरकार में रहेगी,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट खत्म हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस which were more on judiciary today. So इसको रिवाइज करिए, पढ़िए. Thanks a lot for listening to this particular audio class. Thank you very much.